हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एमसीक्यूज से रिलेटेड सारे भी क्वेश्चंस। तो पहले एमसीक्यूज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ इस पूरे चैप्टर का, ताकि आप लोगों को एमसीक्यूज के क्वेश्चंस खुद से भी आंसर करने में इजी हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हम इस चैप्टर के अंदर सीखते क्या है, अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस चैप्टर की, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग जो कंपनी, कोई भी कंपनी जब बिजनेस करती है तो कंपनी को फंड मतलब कि फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। और कंपनी के पास फंड अरेंज करने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए मेजरली दो सोर्स होते हैं। या तो वो इंटरनल तरीके से फंड रेज कर ले, या तो वो एक्सटर्नल तरीके से फंड रेज कर ले। बट इंटरनल तरीके से करे या एक्सटर्नल तरीके से करे, हर एक फंड के पीछे कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इंटरनल फंड के तौर पे कंपनी कहाँ कहाँ से पैसे अरेंज कर सकती है, तो कंपनी फंड अरेंज कर सकती है शेयर इशू करके, या फिर अपने रिटेन्ड अर्निंग का यूज करके। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कंपनी एक्सटर्नल फंड का अरेंजमेंट या प्रोक्योरमेंट कैसे करेंगी, तो कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, या फिर कंपनी कहीं से लोन अरेंज कर सकती है, बैंक से फाइनेंस या फिर लोन किसी फाइनेंशियल या फिर एनबीएफसी से फाइनेंस लेकर भी कंपनी अपने फंड का अरेंजमेंट कर सकती है। तो हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैपिटल्स हो या इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल हो, हमको उनके ऊपर कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करना पड़ता है। जैसे आप सभी को पता होना चाहिए, शेयर्स जो एक्वायर्ड करता है, परचेस करता है, उन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं। और शेयर होल्डर को रिटर्न के तौर पे हम क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी को डिविडेंड की कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। वैसे ही अगर मैं एक्सटर्नल फंड्स की बात करूं, लाइक लोन की बात करूं, या मैं डिबेंचर्स की बात करूं, या फिर मैं बॉन्ड्स की बात करूं, तो इन केस में कंपनी कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो हमको ये सीखना है इस चैप्टर के अंदर कि कंपनी जो कैपिटल इश्यूज कर रही है, जो फंड रेज कर रही है, उस फंड को रेज करने के बाद कंपनी को कितना कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। होप आपको ये बात समझ में आई है। मैं आगे बढ़ता हूँ और बात करता हूँ कि क्या क्या मेथड्स हो सकती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। हमारे पास मेजरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक कुछ कॉस्ट है जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी स्पेसिफिक कॉस्ट है, तो हमें कॉस्ट ऑफ सीखना है डिबेंचर निकालना। हम सीखते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैसे फाइंड करना है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के अलावा हम सीखते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और उसके अलावा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। मेजरली हम लोगों ने 4 कैटेगरीज में इसे बांट दिया है। सबसे पहले हमने बात किया किसकी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है, आपने डिबेंचर इशू किया है तो उसके लिए आपको कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। इसमें आपके पास दो तरीके के डिबेंचर आएंगे, एक आएंगे रिडीमेबल डिबेंचर्स और एक आएंगे इररिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब होता है एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद आप क्या कर रहे हैं, उनके पैसे वापस कर रहे हैं। और इररिडीमेबल का मतलब होता है आप कभी पैसे वापस नहीं कर रहे। हालांकि मैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर बात करूं, तो इररिडीमेबल डिबेंचर कंपनी इशू नहीं कर सकती। बट हम फाइनेंस, जब भी हम फाइनेंस मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो हमारे पास इररिडीमेबल डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। ओके, सो इररिडीमेबल डिबेंचर्स में हमें कॉस्ट कैसे आएगी, तो हमें जो इररिडीमेबल डिबेंचर, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म केडी के नाम से भी इसको डिनोट कर सकता हूँ, तो इसका जो सिंबॉलिक जिसको हम डिनोट करते हैं केडी से, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को हम सिंबॉलिक केडी से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय अगर मैं नेट प्रॉफिट करूं, तो मुझे कॉस्ट पता चलती है बिफोर टैक्स। टैक्स पे करने के पहले मुझे इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है वो पता चल जाएगा। बस फॉर्मूले में एक छोटा सा और चेंज, इंटरेस्ट इंटू 1 - टी डिवाइडेड बाय अगर नेट प्रॉफिट कर दूं, तो मुझे डिबेंचर की कॉस्ट पता चल जाएंगी आफ्टर टैक्स। तो आपको आइदर क्वेश्चन में बिफोर टैक्स भी पूछ सकता है, आफ्टर टैक्स भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। ओके, अब आपका सवाल आएगा कि सर इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए। तो इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, जो भी डिबेंचर की फेस वैल्यू होंगी इनटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो आपको इंटरेस्ट की अमाउंट पता चल जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट,
तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो जितने भी रुपए में आपने शेयर इशू किया होगा, आइदर आपने शेयर इशू किया होगा या तो प्रीमियम पर, या तो डिस्काउंट पर, या तो पार पर। तीन ही चीजें हो सकती है, या तो प्रीमियम पर इशू हो सकता है, या तो डिस्काउंट पर इशू हो सकता है, या तो पार पर इशू हो सकता है। अगर आपने प्रीमियम पर इशू किया है तो फेस वैल्यू में उतनी प्रीमियम की वैल्यू ऐड कर देना, अगर डिस्काउंट पे किया है तो उतनी वैल्यू को लेस कर देना, और पार पे किया है मतलब जितनी फेस वैल्यू है उसी पर किया है तो कुछ नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा हमको नेट प्रॉफिट निकालते समय कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं जिन्हें हम फ्लोटिंग कॉस्ट या फिर एक्सपेंसेस रिलेटेड विद द इश्यूज या फिर परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो सारे भी खर्चों को हम माइनस करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमें नेट प्रॉफिट पता चलती है। और नेट प्रॉफिट निकालने का पूरे चैप्टर में तरीका एक ही है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए नेट प्रॉफिट का एक फॉर्मूला लिख दूं, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू जो भी आपकी फेस वैल्यू होंगी उस फेस वैल्यू में आप अगर प्रीमियम पर इशू कर रहे होंगे तो प्रीमियम की वैल्यू को ऐड करना, अगर आप डिस्काउंट में कर रहे होंगे तो डिस्काउंट की वैल्यू को लेस करना, पार में कर रहे होंगे तो जो फेस वैल्यू है उसमें कुछ ना तो ऐड करना ना कुछ लेस करना। उसके अलावा अगर कोई फ्लोटिंग कॉस्ट अगर लगी है तो फ्लोटिंग कॉस्ट को क्या करना है, माइनस। उसके अलावा कोई भी एक्सपेंसेस, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड हो, परचेज से रिलेटेड हो, या फिर इशू करने से रिलेटेड हो, तो जो भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद एट द एंड हमारे पास जितने पैसे बचते हैं उस शेयर या डिबेंचर को इशू करके, उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। होप नेट प्रॉफिट क्या होता है आपको क्लियर है। अगर मैं आगे बात करूं कि हम किस तरीके से इररिडीमेबल के केस की बात करें, ठीक है, तो इररिडीमेबल का मतलब क्या होता है, इररिडीमेबल डिबेंचर का मतलब होता है एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद आपको पैसे वापस करने ही करने हैं। मतलब कि आपका 10 ईयर फिक्स होता है कि आपको आफ्टर 5 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, यानी कितने सालों के बाद आपको पैसे देने हैं, आपका एक ड्यूरेशन फिक्स्ड होता है। तो अब रिडीमेबल के केस में हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पर हमारे लिए फॉर्मूला हो जाता है इंटरेस्ट, ये तो हमने देना ही देना है तो हमारे लिए कॉस्ट है ही, प्लस हमारे लिए एक और एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाती है, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एन, एंड द होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2। अब सर इस फॉर्मूले का लॉजिक क्या है भाई, ऐसा फॉर्मूला ड्रॉ क्यों किया गया, क्यों बना ऐसा फॉर्मूला। तो सबसे पहली बात, मुझे इंटरेस्ट के तौर पे एक्सपेंसेस हुआ है इसलिए मैंने इंटरेस्ट का खर्चा ले लिया, और आरवी माइनस एनपी, आरवी मतलब रिडम्पशन वैल्यू, तो रिडम्पशन अगर सपोज मैंने कोई शेयर है 80 रुपए में मैंने इशू किया था, मतलब मेरी नेट प्रॉफिट 80 थी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं रिटायर मतलब जब उसका रिडम्पशन मैच्योरिटी आएगी तब मैं 100 रुपए वापस करूंगा, तो यहां भी तो मुझे कहीं ना कहीं 20 रुपीज का नुकसान हो रहा है ना, लॉस हो रहा। तो यही लॉस को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। रिडम्पशन वैल्यू अगर ज्यादा है, नेट प्रॉफिट अगर कम है, इसका मतलब आप हायर प्राइस पे रिडीम कर रहे हो, तो ये तो आपके लिए एक प्रकार से कैपिटल लॉस ही हुआ। बट ये लॉस 1 ईयर का नहीं है, ये 20 रुपीज का लॉस जितने सालों तक आपने पैसे यूज किया होगा उतने सालों में अमोर्टाइज हो जाना चाहिए, अलोकेट हो जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि आपने सपोज 5 साल के लिए इशू किया था, मैच्योरिटी आफ्टर 5 ईयर था, तो ये 20 रुपए की जो कॉस्ट है ना ये 5 ईयर्स के लिए, तो एवरी ईयर 4 रुपीज की कॉस्ट आएगी। मतलब इंटरेस्ट की कॉस्ट प्लस ये जो रिडम्पशन करने की वजह से एडिशनल कॉस्ट या तो आ सकती है या तो नेगेटिव में भी आ सकती है। अगर मैंने यही उल्टा केस हो जाता, 100 रुपए की चीज है बट मैं आगे चल के 80 में रिडीम करने वाला हूं, तो फिर मेरे 20 रुपीज टोटल 5 साल में सेव भी होते, तो उस केस में नेगेटिव में आंसर आता, मेरी कॉस्ट कम हो जाती है उससे। और फिर डिवाइड में हम क्या ले लेंगे, रिडम्पशन वैल्यू और नेट प्रॉफिट का एवरेज प्राइस ले लेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। और उसके अलावा अगर ये तो हो गया बिफोर टैक्स की बात, आफ्टर टैक्स अगर करना है तो 1 - t। ओके, सो कुछ लोग 1 - t पूरे इस चीज को, पूरे कंसेप्ट को सॉल्व करने के बाद 1 - t करते हैं, और सम टाइम आप इंटरेस्ट में से भी 1 - t डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। दो अलग अलग ओपिनियन चलते हैं। आपने अगर क्वेश्चंस एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने दोनों भी ऑप्शन से चेक करना कि आपके ऑप्शंस में कौन सा आंसर अवेलेबल है, राइट। तो ये हो गए आपके डिबेंचर से रिलेटेड बातें। चलिए आगे हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड, और उसके बाद हम बात करेंगे इक्विटी शेयर से रिलेटेड। तो फिलहाल में इस पार्ट में इतना ही, बने रहिएगा, अगले पार्ट में हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड और इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग से रिलेटेड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।